Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about tables. कि tables क्यों draw करने चाहिए and why are tables more effective in UPSC examination. And in second part, we are going to discuss about data slash facts. जो कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि इतना सारा डेटा होता है तो इसे इफेक्टिवली कैसे रिमेंबर किया जा सकता है. That I will tell you in this lecture. So let us begin. So now we have this question. We will use this question as an example and then down here यहाँ पे हमारे पास इसका मॉडल आंसर है. मैं आपके साथ इसका मॉडल आंसर शेयर करूंगा और बताऊंगा कि ये मॉडल आंसर इफेक्टिव क्यों है. So let me read this question once. It says elucidate the difference between tropical and temperate cyclones. Also give an account of the global distribution of tropical cyclones. तो मैं एक बार वापस से पढ़ूंगा to highlight the keywords. It says elucidate. क्या elucidate करना है मुझे? Difference between tropical and temperate cyclone and I have to give an account of global distribution of tropical cyclones. तो अब एक नॉर्मल कैंडिडेट किस तरीके से आंसर करेगा? वो क्या करेगा? इंट्रो लिखेगा और फिर सबसे पहले डिस्क्राइब करेगा वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, उसके बारे में पॉइंट्स लिखेगा एज सच, फिर वो टेम्परेट साइक्लोन्स को डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में पॉइंट्स लिखेगा एंड फिर वो क्या करेगा? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डिस्क्राइब करेगा कि टाइफून कहाँ पे मिलता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, साइक्लोन्स इंडियन ओशियन में कहा जाता है. इस तरीके से वो डिस्क्राइब करेगा डिस्ट्रीब्यूशन को एंड देन ही और शी विल कंक्लूड. अब ये सही तो है बट अगेन ये इफेक्टिव नहीं है. नाउ व्हाई आई विल टेल यू ये इफेक्टिव क्यों नहीं है. अब इसका इफेक्टिव तरीका जो हो सकता है दैट यू ड्रॉ अ टेबल और यहां पे आप लिखो ट्रॉपिकल साइक्लोन और यहां पे आप लिखो टेम्परेट साइक्लोन. अब टेबल्स ज्यादा इफेक्टिव क्यों, मैं ये बताता हूँ. फर्स्ट थिंग तो क्या होता है कि आपके एग्जामिनर को कंपेयर करने में आसान होता है. जब लेफ्ट और राइट में पॉइंट्स लिखे होते हैं सो इट बिकम्स इजियर फॉर हिम और हर टू कंपेयर विज अ विज. जब आप वर्टिकल में पॉइंट्स लिख रहे हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो उसको क्या है हर बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है. दिस इज वेरी कम्बरसम फॉर द एग्जामिनर. सेकेंड क्या होता है, जब आप टेबल बनाते हो ना तो आप ज्यादा पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो. अब ये मैं बताता हूं कैसे. सपोज मुझे दो टॉपिक्स को कंपेयर करना है, टॉपिक ए एंड टॉपिक बी. तो पहले मैं क्या करूंगा, टॉपिक ए के फीचर्स यहाँ पे लिख दूंगा जो भी मुझे आते हैं और टॉपिक बी में उनके आगे मैं नॉट लगा दूंगा, इज नॉट प्रेजेंट इन बी. फिर मैं टॉपिक बी के कुछ फीचर्स लिखूंगा यहाँ पे और फिर टॉपिक ए में यहाँ पे फिर मैं नॉट लगा दूंगा कि इज नॉट प्रेजेंट इन ए. इस तरीके से आप ज्यादा पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो इन योर टेबल. आई होप दिस इज क्लियर. और थर्ड थिंग जो टेबल बनाने का फायदा होता है वो ये है इफेक्टिव स्पेस मैनेजमेंट. कि कहीं ना कहीं टेबल बनाने से स्पेस यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है. नाउ लेट अस सी अवर मॉडल आंसर और उसमें देखेंगे कि कैसे. नाउ आई हैव दिस क्वेश्चन और ये रहा इसका मॉडल आंसर. तो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डायग्राम बना लिया डिफरेंस के लिए ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन का. उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अब देखिए उनमें मेरा कितना स्पेस जा रहा है. कि यहाँ पे ये स्पेस चला गया, यहाँ पे ये स्पेस चला गया, सिमिलरली ये वाला स्पेस एम्प्टी है. तो इफेक्टिव स्पेस का जो यूटिलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि टेबल्स क्यों बनाना है. अब इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं दैट इज ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन्स जो इस क्वेश्चन में पूछा गया. तो उसको भी मैंने क्या किया है कि पिक्टोग्राफिकल फॉर्मेट में डिस्क्राइब किया है. तो ये ज्यादा अच्छा दिखता है rather देन जस्ट राइटिंग पॉइंट्स. अब टेबल का हम और एक एडवांस वर्जन देखेंगे. ये क्या है, ये 3 कॉलम वाली टेबल है. इसमें क्या करते हैं, हम एक तरफ फीचर्स लिखते हैं और फिर हम ए और बी को कंपेयर करते हैं.
यहाँ पे जैसे मुझे 5G और 4G के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे फीचर्स लिख दिए हैं लेफ्ट में, एंड देन आई हैव रिटर्न देयर पॉइंट्स कुछ इस तरीके से। तो इससे आपका टेबल और अच्छा दिखता है, यू आर यूटिलाइजिंग मोर स्पेस अगेन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले, दैट इज फैक्ट्स एंड डेटा की तरफ बढ़ने से पहले, आई हैव अ टिप कि पेन कैसे सेलेक्ट करना है। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। अब पेन सेलेक्ट करने के कुछ क्राइटेरिया जो कैंडिडेट्स को ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट इज थिक है कि पेन कि थिन है। अब आप ये चेक कर लीजिए कि आपको कौन से पेन का ग्रिप अच्छा लगता है, थिन कि थिक। सेकेंड जो क्राइटेरिया रहता है वो ये है कि रबर, उस पेन में रबर है कि नहीं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को रबर वाले पेन अच्छे लगते हैं कि रबर का ग्रिप होना चाहिए, और कुछ कैंडिडेट्स को विदाउट रबर चाहिए ग्रिप। उसके बाद आता है वाटर प्रूफ इंक। मेक श्योर दैट योर पेन हैज वाटर प्रूफ इंक एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि आपकी आंसर शीट पे पानी गिर जाए, या ट्रांसपोर्टेशन जब होती है आंसर शीट का तब भी उस पर पानी गिर सकता है, या चेकर के हाथ से गिर सकता है। सो देर आर चांसेस, सो ट्राई टू कीप अ वाटर प्रूफ पेन विथ यू। एंड लास्ट इज फॉर कलर, कि आपको कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है, ब्लैक कि ब्लू। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जो ब्लैक कलर है वो ज्यादा उभर के आता है, कुछ लोग बोलते हैं ब्लू कलर ज्यादा सूदिंग होता है। देन देयर इज इंक डिबेट ऑल्सो, कि जेल चाहिए कि बॉल पॉइंट पेन चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जेल ज्यादा अच्छा दिखता है बिकॉज वो ज्यादा डार्कर होता है, कुछ लोग को बॉल पॉइंट ज्यादा अच्छा दिखता है। सो दीज आर द वेरियस क्राइटेरिया। सो आई हैव अ सजेशन दैट यू गो फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्राई डिफरेंट पेन्स इन मार्केट, और फिर आप अपने लिए जो ऑप्टिमम पेन है उसे सेलेक्ट करें। So now let's move on towards our next section, that is data slash facts, कि डेटा और फैक्ट्स को कैसे रिमेंबर कर सकते हैं इन एन इफेक्टिव मैनर। पहला बात तो है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट नीडेड। सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए। जैसे कि इस बार एक रिपोर्ट आई थी आईएमएफ की, उसने बोला था इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 1.9% होगा। अब ये डेटा ऐसे ना याद करके मैं इसे याद करूंगा कि अकॉर्डिंग टू आईएमएफ India's GDP growth would be roughly 2% in 2020 and 21 due to कोरोना क्राइसिस। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद होना चाहिए। एक और इसका जो हो सकता है डेटा, वो है कि आपको जैसे कि इंडिया का, सॉरी फॉर दिस, जैसे आपको इंडिया का हेल्थ बजट दिया हुआ है, उसको आप क्या करोगे, उसका जो वैल्यू है वो 1.21% ऑफ जीडीपी है। तो ये नहीं याद करना है आपको। आप इसको क्या कर सकते हो, एक अच्छा नंबर जो होता है वो है 1.25%, ऐसे याद कर सकते हो। सो इट बिकम्स मच इजियर। देन वी हैव टू रिमेंबर द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द डेटा। रेदर देन रिमेंबरिंग द डेटा यू कैन रिमेंबर अपर एंड लोअर बाउंड। अब ये इसमें कैसे होता है कि सपोज इंडिया का जो डिफेंस बजट है दैट इज नियरली $72 बिलियन। अब इसको ना याद करके मैं क्या करूंगा, एक अपर और लोअर बाउंड दैट इज 70 एंड 80 याद रखूंगा, और क्वेश्चन में जैसे पूछा है उस तरीके से पोर्ट्रे कर दूंगा। अगर क्वेश्चन में मुझे बताना है कि इंडिया का डिफेंस बजट काफी अच्छा है एंड इट इज इफेक्टिव, सो आई विल से इंडिया स्पेंड्स मोर देन $70 बिलियन in defense and is the third largest defense spender in the world। और अगर मुझे उसे बैड लाइट में पोर्ट्रे करना है कि ये बैड है, तो मैं कहूंगा कि इंडिया स्पेंड्स लेस देन $80 बिलियन in defense, and that is much less than US, that is 10 times less than the US, nearly 10 times less than US and nearly 4 times less than China। तो आप एक अपर और लोअर बाउंड याद कर सकते हो उस डेटा का। सिमिलरली हेल्थ बजट के रेस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो कि इंडिया स्पेंड्स लेस देन 2% ऑन हेल्थ, 2% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन हेल्थ। और सबसे लास्ट चीज जो है, ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न इन योर डेटा। अब इसका एक एग्जांपल है, आई हैव 2019 डेटा फॉर द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ इंडिया। अब इसका जो डेटा था दैट वाज समथिंग लाइक दिस। सो लेट मी राइट इट हियर, कि इसमें था हमारे पास
इसमें था, सॉरी फॉर दिस, 52% जो था वो था कोल, then 29% was oil, then 9% was natural gas, 5% was hydro, 3% was renewable, and 2% was nuclear. ये थोड़ा हार्ड था मेरे लिए रिमेंबर करना. सो व्हाट आई डिड वाज दैट कि मैंने इस 52 को ना 50 में कन्वर्ट कर लिया, 29 को 30 में कर लिया, 9 को 10 कर लिया, 5 को 5 रहने दिया, इसको 3 और इसको 2 रहने दिया. So I tweaked the data little bit and now this becomes much easier for me to remember. 50, 30, 10, 5, 3, 2. So ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा आप ट्वीक कर सकते हो डेटा को इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, बट ट्राई टू डू इट स्मार्टली. So I hope this is clear to you. Thank you everyone for this lecture.